हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 2012 से पहले दिल्ली में सिर्फ एक नगर निगम होता था, वह था एमसीडी। बट इजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एमसीडी को तीन भागों में बांट दिया गया। नॉर्थ एमसीडी, साउथ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी। इन तीनों एमसीडी के अलग अलग कमिश्नर हुआ करते थे। ईस्ट एमसीडी का अलग, साउथ का अलग, नॉर्थ का अलग। तीनों के अलग अलग कमिश्नर होते थे। इन तीनों का अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन होता था। इन तीनों के अलग अलग मेयर होते थे। इन तीनों के अलग अलग टैक्स रेट होते थे। यानी सपोज डेट नॉर्थ एमसीडी अपने एरिया में कुछ और प्रॉपर्टी टैक्स का रेट लगा रही है, तो साउथ एमसीडी कुछ और लगा रही है, तो ईस्ट एमसीडी कुछ और लगा रही है। सब कुछ अलग अलग होता था। कहीं पे इनकम ज़्यादा आती थी, कहीं पे इनकम कम आती थी। समझ रहे हैं आप? कहीं टैक्स रेट ज़्यादा था तो वहाँ पे इनकम जो थी सरप्लस होती थी, तो कहीं इनकम कम होती थी। यही कारण रहता था कि सफाई कर्मचारियों को टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही थी। आपने पिछले काफ़ी समय से दिल्ली में ये देखा था कि जो दिल्ली एमसीडी के जो कर्मचारी होते थे वह हमेशा हड़ताल पे ही रहते थे। हर 2 महीने पे उनकी हड़ताल ही होती थी। क्यों? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पे उनको सैलरी नहीं मिल रही है। तो यही रीज़न था कि एमसीडी में कहीं तो बजट सरप्लस में होता था, कहीं लॉस में होता था। तो जैसे साउथ एमसीडी में हमेशा बजट जो है सरप्लस में रहा है, वहाँ पे कर्मचारियों को हमेशा टाइम पे सैलरी मिलती रही है। वहीं नॉर्थ एमसीडी में बजट हमेशा लॉस में ही रहता था। नॉर्थ एमसीडी में सफाई कर्मचारियों को टाइम पे सैलरी नहीं मिलती थी। इन एमसीडी का विभाजन तो किया गया था कि इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक तरीके से चल सके, बट हुआ इसका उल्टा। दिक्कतें आती ही जा रही थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही जा रही थी। कभी कर्मचारियों की प्रॉब्लम, कभी पेमेंट का दिक्कत, कभी इनकम नहीं आ रही है, कभी कुछ कुछ ना कुछ बहुत सैकड़ों परेशानियां थी एमसीडी के साथ। एमसीडी को बांटा गया था कि दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ढंग से चलेगा, दिल्ली में जो सफाई से रिलेटेड जो काम है वो ठीक ढंग से चलेंगे, और भी जो पब्लिक सर्विसेज है वो ठीक ढंग से चलेंगी। बट डे बाई डे समस्या बढ़ती ही चली गई, और सबसे ज़्यादा समस्या तो होने लग गई थी दिल्ली में सफाई को लेके और सफाई कर्मचारियों को वेतन को लेके। सबसे बड़ी समस्या एमसीडी के सामने यही आ रही थी। एमसीडी की बिगड़ती हुई इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमसीडी को दोबारा से 2012 से पहले वाली कंडीशन में ला दिया। यानी कि तीनों एमसीडी को मिला के, यानी तीनों एमसीडी को मर्ज कर दिया और मिला के सिर्फ एक एमसीडी बना दी। वह थी एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो अब सिर्फ एक ही निगम एग्जिस्ट करता है, वह है एमसीडी। जहां पर तीनों एमसीडी को मर्ज करके एक एमसीडी बना दिया गया, तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन जो है एमसीडी का हो गया वो सिर्फ एक हो गया। जब एडमिनिस्ट्रेशन एक हो गया तो उसमें 3 कमिश्नर जहाँ रहते थे वहाँ पर सिर्फ एक कमिश्नर रहेगा। 3 मेयर रहते थे तीनों एमसीडी में मिला के, तो सिर्फ एक मेयर रहेगा। तीनों एमसीडी का अलग अलग बजट पेश होता था, तो अब सिर्फ एक बजट पेश होगा। तीनों एमसीडी में जो भी काम अलग अलग होते थे अब सिर्फ एमसीडी करेगी। पहले जो हम प्रॉपर्टी टैक्स देते थे, नॉर्थ एमसीडी को देते थे, ईस्ट एमसीडी को देते थे, साउथ एमसीडी को देते थे। जो जिस एरिया में रहता था उसके अकॉर्डिंग से उसको एमसीडी को प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता था। तो इसमें प्रॉपर्टी टैक्स के जो टैक्स रेट होता था उसमें भी वेरी करता था। सपोज डेट यदि कोई लोकेलिटी सी और डी कैटेगरी में फॉल करती है, एमसीडी ने पूरी दिल्ली के लोकेशन को अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ए बी सी डी ई एफ जी इन सब कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप क्लिक करके जान सकते हैं कि आपकी जो लोकेलिटी है, आपकी जो कॉलोनी है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि सपोज डेट यदि आप नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं और आप सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी आपका लोकेशन जो है सी कैटेगरी में है, तो नॉर्थ दिल्ली में आपका प्रॉपर्टी टैक्स था 7%। मैं सपोज करने के लिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि 7% ही था, हो सकता है 8% भी हो। और साउथ दिल्ली में कोई और पर्सन है, वो भी सी कैटेगरी की कॉलोनी में रह रहा है, तो उसका जो प्रॉपर्टी टैक्स था 8% था। तो हुआ ना 7% उसका, 8% उसका, दोनों अलग अलग रेट हुए, क्योंकि वहाँ पे साउथ एमसीडी काम कर रही थी और यहाँ पे नॉर्थ एमसीडी काम कर रही है। तो कॉलोनी कैटेगरी सेम है, सी कैटेगरी या डी कैटेगरी जो भी आप मान लीजिए, लेकिन जो रेट ऑफ टैक्स था प्रॉपर्टी टैक्स का उसमें डिफरेंस था। लेकिन एमसीडी के क्लब हो जाने के बाद, यानी एमसीडी के मर्जर होने के बाद जो टैक्स रेट है वो भी यूनिफॉर्म हो गए हैं, यानी कि एक टैक्स रेट रहेगा। जैसे सी कैटेगरी का टैक्स रेट पूरी दिल्ली में जितनी भी सी कैटेगरी की कॉलोनी है उनका रेट एक रहेगा। ये नहीं कि नॉर्थ एमसीडी में उसका 7% है तो साउथ में 8 है तो ईस्ट में 6 है, ऐसा नहीं रहेगा। पूरी दिल्ली में एक रेट रहेगा। हो सकता है किसी को इससे फ़ायदा हो, किसी को घाटा हो। यानी साउथ दिल्ली में जो रह रहा है डी कैटेगरी में
या फिर डी कैटेगरी की कॉलोनी में, तो उसको हो सकता है फ़ायदा हो, या जो नॉर्थ में रह रहा है उसको हो सकता है फ़ायदा हो, या उसको लॉस हो। किसी को भी फ़ायदा या लॉस हो सकता है, वो तो आपको तब पता चलेगा जब आपको मैं प्रॉपर्टी टैक्स के रेट बताऊंगा। तो प्रॉपर्टी टैक्स के रेट भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कौन से कैटेगरी की कॉलोनी में कौन से रेट लगेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीनों एमसीडी का मर्जर होके एक एमसीडी बन गई है, तो एक एमसीडी होने से उसके टैक्स के रेट भी एक ही होंगे पूरी दिल्ली में। ये नहीं कि अलग अलग एरिया में अलग अलग डिफर करेंगे, ऐसा नहीं है। तो एक ही टैक्स रेट होंगे और ये टैक्स रेट सारे के सारे 16 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यदि आप अपनी प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट 15 जुलाई तक कर देते हैं तो आपको तो एक तो 15% रिबेट मिलेगी। दूसरा, यदि आपका प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली में एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स के नए रेट घोषित कर दिए हैं, जो कि मैं अभी बताऊंगा। तो यदि बढ़ता है तो आपको ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप 15 जुलाई तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दें। यदि 15 जुलाई तक आप पे कर देंगे तो आपसे बढ़े हुए टैक्स रेट वसूले नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसको आपको पे करना पड़ेगा बढ़ा हुआ, या फिर कम होता भी है तब भी आपको वापस नहीं मिलेगा। तो ये आप अपनी कॉलोनी के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि बढ़ता है या कम होता है, बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन 15% की रिबेट नहीं मिलेगी तो फ़ायदा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा आधे % का फ़र्क होगा, 1% का फ़र्क होगा। लेकिन रिबेट नहीं मिलेगी तो 15% का फ़र्क आ जाएगा ना। इसलिए 15 जुलाई से पहले आप अपना भर लीजिए प्रॉपर्टी टैक्स। तो जो भी ये प्रॉपर्टी टैक्स के रेट होंगे, जो यूनिफॉर्म रेट होंगे, यानी एक जैसे रेट होंगे पूरी दिल्ली में, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा 16 जुलाई से। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं क्या क्या रेट रहेंगे पूरी दिल्ली में, कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से रेट रहेंगे। और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि जिस एरिया में आप रहते हैं वह लोकेशन कैटेगरी ए में आती है, बी में आती है, सी में आती है, डी में आती है, जिस भी कैटेगरी में आती है आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, 16 जुलाई 2022 से यदि आपकी कॉलोनी जो है कैटेगरी ए या बी में फॉल करती है तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स का रेट रहेगा 12%। ए या फिर बी में फॉल करती है, प्रॉपर्टी टैक्स का रेट रहेगा 12%। सी या डी में फॉल करती है तो प्रॉपर्टी टैक्स का आपका रहेगा 11%। ए और बी में 12%, सी और डी में 11%। ई, एफ और जी में यदि फॉल करती है तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स का रेट रहेगा 7%। ठीक है फ्रेंड्स, ई, एफ या जी में फॉल करती है तो 7% के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। ये पूरी दिल्ली में एक जैसा रहेगा। ऐसा नहीं है कि साउथ दिल्ली में यदि आपका ई कैटेगरी की कॉलोनी है और ईस्ट दिल्ली में ई कैटेगरी की कॉलोनी है तो दोनों का रेट डिफर करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अब तक था, जब तीनों एमसीडी एग्जिस्ट कर रही थी, यानी कि एमसीडी को जो 3 भागों में बांटा गया था, उसमें अलग अलग एमसीडी में अलग अलग टैक्स रेट होते थे, उनका अपना अलग एडमिनिस्ट्रेशन होता था, अलग अलग बजट पेश करते थे, तो टैक्स रेट भी अलग अलग लगाते थे। लेकिन अब पूरी दिल्ली में एक ही टैक्स रेट होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, ई, एफ और जी कैटेगरी के कॉलोनी में 7% के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। यदि आपकी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, यदि दिल्ली में किसी भी तरह की आपकी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है तो उस पर 15% के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 15%। ठीक है। यदि आपकी कोई नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो कि 1500 स्क्वायर फुट से कम की है, नॉन रेजिडेंशियल 1500 स्क्वायर फुट से कम की, और कैटेगरी ए, बी, सी, डी में फॉल करती है, तो 20% के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और 1500 स्क्वायर फुट से कम, ठीक है, यानी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसको आप बोल सकते हैं, 1500 स्क्वायर फुट से कम की है तो 20% के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। और ए, बी, सी, डी में फॉल करनी चाहिए। ठीक है, कैटेगरी ए, बी, सी, डी में फॉल करनी चाहिए आपकी नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तब आपको 20% के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। यदि आपकी नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 1500 स्क्वायर फुट से कम की है और ई, एफ और जी कैटेगरी में फॉल करती है तो आपको 15% के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है। दूसरी तरफ यदि आपकी नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल नहीं, इंडस्ट्रियल पे तो 15% के हिसाब से मैंने आपको बता ही दिया है। कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है 1500 स्क्वायर फुट से ज़्यादा की है, यानी उसका एरिया जो है 1500 स्क्वायर फुट से ज़्यादा का है, तो उस पर 20% के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। इट डजंट मैटर दैट इट फॉल्स इन कैटेगरी ए और जी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जो प्रॉपर्टी है ए कैटेगरी में फॉल कर रही है या बी, सी, डी, ई, एफ, जी किसी में भी फॉल कर रही है। 1500 स्क्वायर फुट से ऊपर की कोई भी प्रॉपर्टी होगी नॉन रेजिडेंशियल, उस पर 20% के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ चेंजेस जो कि एमसीडी के मर्ज होने के बाद ये कुछ चेंजेस जो एग्जिस्ट करेंगे 16 जुलाई से। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।